हाय एवरीवन, वेलकम टू स्क्वायर एकेडमी। मैं आशुतोष और आप सबका स्क्वायर एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12 की और मैथ्स होगा। मैथ में ये होगा आपका चैप्टर 3, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मैट्रिक्स और हिंदी में बोलते हैं आपका ऑब्व्यू। तो इसका सबसे पहले हम लोग कंसेप्ट सीखेंगे और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके बुक में जो कंसेप्ट है उसके अलावा भी जो आगे चल के आपको आईआईटी जी वगैरह में या आईआईटी जी, एयरफोर्स, एनडीए, नेवी वगैरह अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी ये सारे कंसेप्ट आपके काम आएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में कुछ ही कंसेप्ट दिए हैं। मैं आपको यहाँ पे वो सारे कंसेप्ट कराऊंगा जो आगे चल के आपको कहीं प्रॉब्लम ना करे, ठीक है। और ये वीडियो जितने भी स्टेट लेवल के बच्चे हैं उन सबके लिए है, वो देख सकते हैं इस वीडियो को। और साथ ही साथ आपको एनसीईआरटी बुक के सारे क्वेश्चन में सॉल्व कराऊंगा, एक एक क्वेश्चन हल कराऊंगा। आप वीडियो को देखते चलिए, अपने साथ नोटबुक और पेन लेके जरूर बैठिएगा ताकि आप उसको साथ में नोट करते हुए चलिए कंसेप्ट को। और आपके जितने भी क्वेश्चन हैं 101% मैं बता रहा हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन लग जाएंगे। आपको फिर कहीं आवश्यकता नहीं पड़ेगी किसी टीचर की हेल्प लेने की। आप एक बार वीडियो को देखेंगे आपके क्वेश्चन लगने लगेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स के बारे में सबसे पहले हम लोग समझते हैं। देखिए मैट्रिक्स होता क्या है, सबसे पहले हेडिंग देखिए। आपसे परिभाषा कभी नहीं पूछेगा, इसलिए आप परिभाषा के चक्कर में नहीं पड़िएगा। ऑब्व्यू हिंदी में कहते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स किसे कहते हैं, तो एक रेक्टेंगुलर आपका क्या होगा, शेप होगा। और रेक्टेंगुलर शेप में जितने भी नंबर्स को हम रो या कॉलम में लिखते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्व्यू कहते हैं। जितने भी नंबर या फंक्शन लिखेंगे उसी को हम लोग क्या कहेंगे, मैट्रिक्स कहते हैं, ऑब्व्यू कहते हैं। या ऐसा कह सकते हैं एक ऐसा क्रम विन्यास, एक ऐसा आयताकार क्रम विन्यास जिसमें वास्तविक संख्या तथा सम्मिश्र संख्या और फलन को लिखा जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्व्यू कहते हैं। अब इसको देखिए, मैट्रिक्स को कैपिटल ए से, या आप ऐसा कर सकते हैं अंग्रेजी के वर्णमाला के बड़े अक्षर से व्यक्त करते हैं। तो इसको हम लोग बड़े अक्षर से व्यक्त करते हैं। मैट्रिक्स का जो सिंबल होता है वो इस प्रकार से होगा। आपका ये सिंबल है यानी प्रतीक है। ऑब्व्यू का ये प्रतीक है, या तो इस प्रकार से दिया होगा या फिर आपका इस प्रकार से दिया होगा, या किसी किसी बुक में इस प्रकार से भी दिया रहता है। तो ये आपके ऑब्व्यू की प्रतीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, पहचान है इसकी। आप कहीं पे भी देखेंगे मैट्रिक्स तो यही इसकी पहचान है। अब इसको किससे डिनोटेड करते हैं, तो पहला पॉइंट आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिएगा। इसे अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से व्यक्त करते हैं, ठीक है। अब देखिए हमने यहाँ पे कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल समझते हैं। A इक्वल टू कैपिटल ए ले लेंगे, ये आपका एक मैट्रिक्स है। यहाँ पे 2 3 4 6 7 8, ये हमने अपने तरफ से कोई नंबर ले लिया। तो इसमें जितने भी ये नंबर अंदर दिख रहा है आपको 2 3 4 या 2 3 4 6 7 8, ये जितने नंबर आपको दिख रहे हैं ये सारे नंबर क्या कहलाते हैं, एलिमेंट कहलाते हैं, अवयव कहलाते हैं। जितने अंदर नंबर लिखे गए हैं, संख्याएं लिखी गई, इन संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, अवयव कहते हैं या प्रविष्टि कहते हैं, ठीक है। या तो अवयव कहेंगे या इसको प्रविष्टि कहेंगे। तो ये चीज ध्यान रखेंगे, इंग्लिश में इसको एलिमेंट कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, आपसे मैं बोलूं कि आप अपने पेन को इस प्रकार से रखिए इसमें, तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा क्षैतिज। ये क्या कहलाएगा आपका, क्षैतिज। तो ये क्षैतिज जितनी भी अगर आप इस प्रकार से पेन रख रहे हैं, देखिए ये क्षैतिज रेखा, ये क्षैतिज रेखा, तो ये पहली पंक्ति कहलाएगा, ये दूसरी पंक्ति कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे पहली पंक्ति, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दूसरी पंक्ति। इसको क्या बोलेंगे, दूसरी पंक्ति। इंग्लिश में बोलते हैं इसको रो, यानी फर्स्ट रो सेकंड रो। और इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं आर। तो देखिए पहली पंक्ति है तो R1 और ये दूसरी पंक्ति है तो R2 हो जाएगा। तो आप ये याद रखेंगे डायरेक्टली R1 R2। तो आपको क्या मैंने बताया कि क्षैतिज यानी कि
कोई भी पेन अगर रख दीजिए, आप अपने हाथ को इस प्रकार से रखिए तो ये क्या कहलाएगा, क्षैतिज कहलाएगा। और जितनी भी क्षैतिज इस प्रकार से आपके क्रम बनते हुए दिखेंगे या लाइन बनते हुए दिखेगा, उसको आप क्या कहेंगे, पंक्ति कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, पंक्ति कहेंगे। अब देखिए, अगर हम पेन को क्षैतिज रखते हैं तो ये पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति, लेकिन जब हम पेन को वर्टिकल रख दे, ऊर्ध्वाधर रखे इस प्रकार से, ध्यान दीजिएगा, जैसे कि मैंने इस प्रकार से पेन को रखा था, ये क्या कहलाएगा, आपका स्तंभ कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, स्तंभ। तो हम इसको बोलेंगे पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे कि हम लोग इसको क्या कह सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये आपका हो जाएगा पहला स्तंभ, पहला स्तंभ, और ये हो जाएगा आपका दूसरा स्तंभ, क्योंकि ऊर्ध्वाधर लेना है, पेन को रखना कैसे है, ऊर्ध्वाधर इस प्रकार से। तो ये हो जाएगा आपका दूसरा स्तंभ, दूसरा स्तंभ, और ये हो जाएगा आपका तीसरा स्तंभ। ये कितने स्तंभ हो जाएंगे, ये तीसरा स्तंभ हो जाएगा, तीसरा स्तंभ। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉलम। फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, ये सेकंड कॉलम हो जाएगा, और ये थर्ड कॉलम हो जाएगा। इसको बोलेंगे शॉर्ट में C1, इसको बोलेंगे C2, इसको बोलेंगे C3। तो आप क्या याद रखेंगे, आव्यूह में क्या क्या चीजें होती है, पंक्ति होती है और स्तंभ होते हैं। तो पंक्ति किसको कहते हैं, जो क्षैतिज रेखाएं होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पंक्ति कहते हैं। और जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं होंगी या ऊर्ध्वाधर पेन को रखने पर जो भी आपके नंबर्स आएंगे, वो सारे नंबर्स क्या कहलाएंगे, आपके स्तंभ में कहलाएंगे। तो आप ये समझ गए होंगे कि आप मैट्रिक्स को किस प्रकार से लिखते हैं, मैट्रिक्स में क्या क्या चीजें होती है। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए। ये जरूर लिखिएगा जिस प्रकार से मैंने लिख रखा है, ताकि आपका कंसेप्ट धीरे धीरे बिल्डअप होते चले, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। चलिए आइए हम लोग अब इसमें कुछ और भी चीजें समझते हैं। तो आपको सबसे पहले मैंने ये बताया कि आव्यूह को किससे व्यक्त करते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से व्यक्त करते हैं। फिर मैंने आपको क्या बताया, आपको मैंने बताया कि आव्यूह में क्या क्या चीजें होती है, पंक्ति होती है, स्तंभ होते हैं, ये चीजें होती है। अब ध्यान दीजिएगा, पंक्ति और स्तंभ के बारे में हमने समझ लिया। यहाँ पे थोड़ा सा नोट करके लिखेंगे, नोट नोट लिखिएगा, m बराबर, या एक काम करते, देखिए एक काम करते हैं, नोट बाद में इसको लिखवा देते हैं आपको। पहले आप अगला हेडिंग कीजिए आप लोग, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अगला हेडिंग करेंगे आप लोग, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ध्यान दीजिएगा, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं आव्यूह की कोटि, आव्यूह की कोटि, हिंदी में बोलते हैं इसको आव्यूह की कोटि, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो देखिए, इसकी अगर परिभाषा आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। परिभाषा आपसे कभी नहीं पूछता, इसलिए मैं परिभाषा नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे, आपको बोल दे रहा हूँ। आप नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए। परिभाषा क्या हो जाएगा, तो आपसे अगर कोई पूछे आव्यूह की कोटि क्या होती है, तो आप बताएंगे पंक्ति की संख्या या पंक्तियों की संख्या, और पंक्तियों की संख्या तथा स्तंभों की संख्या के गुणन को ही क्या कहते हैं, आव्यूह की कोटि कहते हैं। फिर से समझिएगा, पंक्तियों की संख्या तथा स्तंभों की संख्या के गुणन को ही आव्यूह कहते हैं। गुणा नहीं करना, गुणन को ही। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लोग कैसे लिखेंगे, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे आव्यूह की कोटि बराबर, फार्मूला होता है आपका, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स बराबर, फार्मूला होता है नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स। ध्यान दीजिएगा, इसको हिंदी में भी लिख देता हूं, आव्यूह की कोटि, आव्यूह की कोटि बराबर, फॉर्मूला होता है पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या इनटू स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या। ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग पंक्तियों की संख्या को स्मॉल n से व्यक्त करते हैं, स्मॉल m, और स्तंभों की संख्या को स्मॉल n से व्यक्त करते हैं। तो अब आपसे कोई भी पूछेगा कि आव्यूह की कोटि कितनी होती है, तो आप क्या बताएंगे, m क्रॉस n बताएंगे, या m इंटू n बताएंगे। क्या बताएंगे, m इंटू n। आप देखिए इसको व्यक्त कैसे करेंगे, तो आप लिख लीजिएगा
इसको व्यक्त करने का तरीका क्या है, लिखने का तरीका, लिखने का तरीका। तो आप यहाँ पे लिखेंगे, कोई भी मैट्रिक्स ले लेंगे, A इक्वल टू, ये आपका मैट्रिक्स है, तो ऑर्डर आप हमेशा क्या लिखेंगे, इस कोने पर लिखेंगे। अगर आपसे कोई भी मैट्रिक्स का ऑर्डर पूछेगा तो A इक्वल टू क्या बताएंगे आप, M क्रॉस N, क्या बताएंगे, आव्यूह की कोटि बताएंगे। आइए एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं आव्यूह की कोटि होती क्या है, कैसे पता करेंगे। तो एग्जाम्पल में देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे एक आव्यूह लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे 2 3 6 या 4 0 2 6। अब आप इसमें बताइए आव्यूह की कोटि कितनी है। तो आपको मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखवा रखा, आव्यूह की कोटि क्या होती है, पंक्तियों की संख्या इंटू स्तंभों की संख्या। तो सबसे पहले आपको क्या गिनना होगा, पंक्ति। और पंक्ति के लिए मैंने क्या बताया था कि आप पेन को इस प्रकार से रखिए, तो ये पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, इसका मतलब ये हुआ कि ये R1 है, ये R2 है आपका, ये R1 R2 हो गया। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ M इंटू N फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, यानी R1 R2 दो पंक्तियां, स्तंभ देखिए, एक स्तंभ यानी पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, स्तंभों की संख्या कितनी है, 3, यानी कि ये है आपका C1, ये है आपका C2, ये है आपका C3। तो आप ये कह सकते हो सर कि पंक्तियों की संख्या यहाँ पे कितनी है, 2, क्योंकि R1 R2 तो पंक्तियों की संख्या 2 हुआ, स्तंभों की संख्या कितनी है, C1 C2 C3, यानी कि 3 स्तंभ है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि आव्यूह A में, या ए की आव्यूह की ए की कोटि, आव्यूह ए की कोटि, आव्यूह ए की कोटि, क्योंकि ये से व्यक्त किए हैं तो कोटि क्या होता है, M इंटू N होता है। तो कोटि में M पंक्तियों की संख्या कितनी है, 2 है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 इंटू स्तंभों की संख्या कितनी है, 3 है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको गुना नहीं करना, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो आपको क्या बताया मैंने कि आव्यूह की कोटि पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे, पंक्तियों की संख्या इंटू स्तंभों की संख्या। तो ये आपका आव्यूह की कोटि होता है। जल्दी से आप इसको नोट कीजिए, जल्दी से इसको नोट कीजिए। तो अगला हेडिंग करेंगे आप लोग नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगला हेडिंग होगा आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स। चलिए अगला स्टार बना के हेडिंग करिएगा आप लोग, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अवयवों की संख्या, या इस प्रकार से लिख सकते हैं आव्यूह में अवयवों की संख्या, आव्यूह में अवयवों की संख्या। देखिए तीसरा हेडिंग हो जाएगा हमारा आव्यूह में, आव्यूह में अवयव, अवयव की संख्या, संख्या इंग्लिश में बोलते हैं इसको नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये हो जाएगा आपका आव्यूह में अवयवों की संख्या। चलिए तो आव्यूह में अवयवों की संख्या वही होता है जो आप कोटि निकालते हैं। अब कैसे कहेंगे, तो आव्यूह में अवयवों की संख्या को हम लोग इस प्रकार से बताएंगे, हम लोग कहेंगे इसमें कि पंक्तियों की संख्या और तथा या और स्तंभों की संख्या के गुणनफल को ही क्या कहते हैं, आव्यूह की अवयवों में संख्या कहते हैं, आव्यूह में अवयवों की संख्या कहते हैं। तो देखिए समझिए इसको किस प्रकार से, जैसे कि हम एक एग्जाम्पल से ही समझाते हैं आपको। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, या इसका चलिए पहले फार्मूला लिख देते हैं। फार्मूला आप क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी आव्यूह की संख्या, अवयवों की संख्या बराबर, फार्मूला होता है mn। फार्मूला क्या होता है, mn। यानी कि ना समझ में आ रहा है तो आप लिख सकते हैं इसको द प्रोडक्ट ऑफ, द प्रोडक्ट ऑफ रोज, द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ, द प्रोडक्ट नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स। हिंदी में आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, हिंदी में भी आव्यूह में, आव्यूह में अवयवों की संख्या,
अवयवों की संख्या बराबर फॉर्मूला होता है आपका पंक्तियों की संख्या तथा स्तंभों की संख्या के गुणनफल को ही अवयवों की संख्या कहते हैं। इतना भी आप कह सकते हैं। अब देखिए इसका फॉर्मूला होता है एम आपको पता है पंक्तियों की संख्या, एन स्तंभों की संख्या। आइए एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ। यहाँ पे एक एग्जांपल a इक्वल टू कोई भी यहाँ पे हम फंक्शन ही ले लेते हैं, साइन थीटा है, कॉस थीटा है, माइनस का कॉस थीटा है, साइन थीटा है। अब इसमें आपसे दो क्वेश्चन में यहाँ पे पूछ रहा हूँ, आप लोगों को आंसर देना है इसका। दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इसको हिंदी में बोलेंगे आव्यूह की कोटि बतानी है कितनी होगी। आव्यूह की कोटि आपको बताना है, पहला यानी क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन नंबर ऑफ एलिमेंट्स आव्यूह में अवयवों की संख्या। ये दो क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको बताना है। ये एग्जांपल में मैंने लिख रखा है। अब देखिए पहला क्या है, आव्यूह की कोटि के लिए मैंने क्या बताया था आपको कि आप क्या करेंगे, सबसे पहले पेन को इस प्रकार से रखिए। तो ये आपका क्या हो जाएगा, पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति। तो आप कहेंगे R1 R2, यानी कि ये हो गया आपका पहला पंक्ति यानी R1 और ये हो गया आपका दूसरा पंक्ति R2। अब आप क्या करेंगे, अपने पेन को इस प्रकार से रखेंगे ऊर्ध्वाधर खड़ा करके। ये हो जाएगा आपका पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ। इसका मतलब ये हुआ कि ये C1 है और ये C2 है। तो इसका ये हुआ कि इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है, 2 है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देता हूँ मैं डायरेक्ट, तो 2 × स्तंभों की संख्या कितनी है, 1 2, तो 2। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 2 × 2। आप क्या बताएंगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यानी आव्यूह की कोटि कितनी है, 2 × 2। अब देखिए इसमें क्या पूछा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, आव्यूह में अवयवों की संख्या बतानी है आपको। तो अवयवों की संख्या किसको कहेंगे, तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है पंक्तियों तथा स्तंभों के संख्या के गुणनफल, यानी कि आप इनकी गुणा कर दीजिए। तो 2 × 2 कितना होता है, 4। तो अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। यही आपका आंसर हो जाएगा। और नहीं समझ में आए कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, आव्यूह में अवयवों की संख्या कितनी है, तो आप इनको काउंट कर लीजिए, गिन लीजिए। देखिए 1 2 3 4, तो 4 हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये आपका अगला हेडिंग जो हम लोग का था, आव्यूह में अवयवों की संख्या। तो इसको आप जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट हेडिंग पे चलते हैं। जल्दी से इसको नोट कीजिए, जल्दी से नोट करना। आइए अगला हेडिंग करेंगे आप लोग। अगला हेडिंग होगा हम लोग का एड्रेस ऑफ एलिमेंट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके बुक में नहीं दिया होगा लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एड्रेस ऑफ एलिमेंट। देखिए अगला हेडिंग है हमारा एड्रेस ऑफ एलिमेंट। एड्रेस ऑफ एलिमेंट्स, और करके लिख सकते हैं पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं इन करके कर सकते हैं इन मैट्रिक्स। हिंदी में बोलते हैं आव्यूह में अवयवों की स्थिति। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझिएगा आप लोग। ये आपके लिए और आपके आगे जितने भी कंसेप्ट आएंगे उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एड्रेस ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कैसे समझेंगे, तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। बहुत अच्छा है, एग्जाम्पल एक लेते हैं, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कैसे। देखिए हमने क्या किया कि यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिया ए इक्वल टू मैट्रिक्स आपका क्या हो जाएगा, सपोज कि हम लोग यहाँ पे 2 4 7 9 7 -10, ये हमने एक नंबर ले लिया। क्लियर है।
आपसे क्या बोल रहा है कि अवयव में अवयवों की स्थिति बताइए क्या है। अवयवों की स्थिति का मतलब कि अगर मैं आपसे बोलूं कि ये 2 जो है इसकी स्थिति क्या है, आप कंडीशन यानी ये किस स्थिति या किस पोजीशन पे आप कैसे बताएंगे, तो आप कहेंगे सर ये पहले पे है। अब पहले पे किस पे है, तो आप कहेंगे सर ये पहली पंक्ति है, क्योंकि ये कौन सी पंक्ति है, ये पहली पंक्ति है। तो आप कहेंगे कि सर ये पहली पंक्ति का पहला अवयव है। क्या कहेंगे, पहली पंक्ति का पहला अवयव है। या ऐसे कह सकते हैं, आप देखिए ध्यान दीजिएगा, हम जानते हैं कि ये वाला क्या कहलाएगा, हमारा R1 कहलाएगा, पहला पंक्ति है, पहला पंक्ति है। ये आपका कौन सा पंक्ति है, दूसरा पंक्ति है, टोटल आपका R2 कहलाएगा, यानी दूसरा पंक्ति। लेकिन जैसे आप पेन को इस प्रकार से रखेंगे तो ये पहला स्तंभ बन गया। तो मैं यहाँ पे ब्लैक पेन से लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इसको। आप लोग भी 2 पेन का यूज करेंगे और ये हो जाएगा पहला स्तंभ C1, ये हो जाएगा आपका C2, ये हो जाएगा आपका C2, और ये हो जाएगा आपका C3, ये क्या हो जाएगा आपका C3 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका C1 C2 C3। यानी अब आपसे सिर्फ मैं इतना पूछूं इसमें कि अवयव की कोटि कितनी है, तो आप क्या बताओगे सर, पंक्ति कितनी है 2, स्तंभ कितने हैं 3, तो आप कहोगे सर अवयव की कोटि 2 गुणे 3 है। 2 गुणे कितने हैं 3। अवयवों की संख्या मैं पूछ लूं तो आप क्या कहेंगे कि अवयवों की संख्या सर कितनी है इसमें, तो अवयवों की संख्या है सर इसमें 2 गुणे 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे 6 है। अवयवों की संख्या कितनी है 6, ये हमने पीछे पढ़ा। लेकिन हमें इसमें क्या पढ़ना है, अवयवों की स्थिति बतानी है कि किस स्थिति में है। तो देखिए अगर मैं आपसे कहूं कि 2 की स्थिति बताइए, 2 की स्थिति बताइए क्या है, 2 की स्थिति आप क्या बताएंगे, ध्यान दीजिएगा, संख्या ये 2 है, 2 की हमें स्थिति बताना है। तो मैंने क्या बताया कि ये आपका कौन सा है, R1 है, ये कौन सा आपका C1 है। अब मैंने आपसे पहले ही बताया था कि आपको कोटि में क्या लिखवाया था, M × N, पहले पंक्ति आता है बाद में स्तंभ आता है, तो इसका मतलब पहले पंक्ति आएगा यानी R1 आएगा, फिर क्या आएगा C1 आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि सर ये क्या है, पहली पंक्ति का पहला तथा दूसरी पंक्ति का तथा पहले स्तंभ का पहला अवयव। क्या आप ये बोल सकते हैं क्या, हमने क्या बताया कि 2 की स्थिति बताइए, तो आप यही तो कहेंगे सर पहली पंक्ति का पहला तथा दूसरी तथा पहले स्तंभ का पहला अवयव है। आप कह सकते हैं कि नहीं कह सकते। अब देखिए इसको हम व्यक्त कैसे करते हैं, तो आप इस प्रकार से व्यक्त करेंगे कि आप इसको कैपिटल A से व्यक्त करते हैं, लेकिन अवयवों को स्मॉल a से व्यक्त करेंगे। किसको, स्मॉल a से। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं स्मॉल a11। अब समझिएगा स्मॉल a11 क्यों, क्योंकि पहली पंक्ति तो 1 आ गया और पहले स्तंभ का पहला अवयव तो 1 आ गया। आप देख सकते हो यहाँ पे R1 C1 1 1 है। तो चलिए अगर मैं आपसे 4 की स्थिति पूछूं तो आप क्या बताएंगे, जल्दी जल्दी बोलेंगे फटाफट। पॉज कीजिए वीडियो को और कमेंट कीजिए कि 4 की स्थिति क्या है, पोजीशन क्या है इसकी। तो आप क्या बताओगे कि सर ये पहले पंक्ति का तो है अवयव, तो हमारे पहले पंक्ति का मतलब A1 तो आएगा ही आएगा, और स्तंभ कौन सा है, तो स्तंभ देखिए 2 है, तो हम क्या बोलेंगे A12 बोलेंगे। समझ में आया क्या, पहले पंक्ति का पहला अवयव तथा दूसरे स्तंभ का कौन सा, दूसरा अवयव, दूसरे स्तंभ का दूसरा अवयव। या फिर आपको ना इस प्रकार से समझ में आए ना तो एक और तरीका बताते हैं। आप क्या बताएंगे, पहले पंक्ति का दूसरा अवयव। क्या बोलेंगे, पहले पंक्ति का दूसरा अवयव। क्लियर है क्या। चलिए अगर मैं आपसे 7 की बात करूँ कि 7 की पोजीशन बताइए, आप जल्दी से बताइए क्या होगा, कमेंट कीजिए जल्दी से। 7 की स्थिति क्या होगी, तो आप कहेंगे सर ये तो पहले पंक्ति में है, तो इसका मतलब कि A1 तो होगा ही होगा, और कौन सा स्तंभ है, तीसरा स्तंभ है, तो A13 हो जाएगा। क्लियर है क्या। अब बताइए आप लोग जल्दी से बताइएगा, यहाँ पे कुछ लिखते हैं क्वेश्चन इसी में से। अब मैं आपसे बोलूँ, अच्छा देखिए एक 7 ये है, एक 7 ये है, तो यहाँ पे -7 कर लीजिएगा क्योंकि गड़बड़ हो जाएगा। अब मैं आपसे डायरेक्टली बोलूँ कि 10 की स्थिति बताइए, -10, -10 कौन से में है, तो आप कहोगे सर पहले तो पंक्ति आता है, तो पंक्ति कौन सी है, दूसरी पंक्ति है, तो यानी कि A2, और कौन सा स्तंभ का अवयव है, तीसरे स्तंभ का, तो यानी कि 3, A23 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, A23 आपका ये -10 हो जाएगा। तीसरी को क्या कहते हैं हम लोग, एड्रेस ऑफ एलिमेंट्स कहते हैं। तो जल्दी से आप इसको नोट कीजिए और अगला हेडिंग करेंगे
अगला हम लोग हेडिंग करेंगे जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। जल्दी से इसको नोट कीजिए। आइए, अगला हेडिंग हो जाएगा हमारा जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। ध्यान दीजिएगा, अगला हेडिंग है जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। हेडिंग करेंगे जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। ध्यान दीजिएगा, अब इसमें क्या करते हैं कि हमने कोई भी एक आव्यू ले लिया, माना यानी कि लेट एक आव्यू ले लिया यहाँ पे ए आई जे। अब आप समझ गए होंगे आई जे क्या है, स्थिति व्यक्त करता है, स्थिति को, ठीक है, ए आई जे। और एम इंटू एन कोटि का आव्यू है, ये कौन सी कोटि का है, एम इंटू एन कोटि का आव्यू है। और आप इसको लिखना चाहते हैं यानी रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो आप किस प्रकार से करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, ए इक्वल टू हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करना चालू करते हैं। अब देखिए हम लोग ये जानते हैं कि पहला पंक्ति है, दूसरा इस प्रकार से, तो पहला पंक्ति में हम लिखेंगे तो A11 A11 A12 A13 A14 डॉट 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 ए कहाँ तक जाएगा, A1M तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, A1M तक जाएगा। क्लियर है क्या यहाँ तक? किसी को दिक्कत हो तो बताना। स्तंभ आता है यहाँ पे तो N आएगा, N, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम लोग दूसरी लिखेंगे तो A21, क्योंकि दूसरी पंक्ति है तो पहला अव्यय और दूसरी पंक्ति की पहला, यहाँ पे क्या आएगा A22, यहाँ पे क्या आएगा A23, यहाँ पे क्या आएगा A24 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, 2N तक जाएगा, A2N। इसी प्रकार से अगर हम इसको आगे इस प्रकार से डॉटेड कर दें, ये डॉटेड कर देते हैं हम लोग, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आएगा आपका AM1 AM2 AM3 AM4 और ये हो जाएगा आपका डॉट 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 AMN हो जाएगा। यही आपका क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स होता है। तो आप रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स का मतलब नहीं समझे होंगे यहाँ पे, तो मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। ये आपके बुक में भी दिया होगा, आप बुक में भी देख सकते हैं, शायद आपको ना समझ में आया तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। M इंटू एन, ठीक है ना, क्योंकि M इंटू एन का एक मैट्रिक्स बताना था। आइए एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं हम लोग। सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में मैं आपको बता देता हूँ, सिंपल आप समझ जाएंगे। एक एग्जाम्पल ये है कि एक आव्यूह की रचना कीजिए, एक ऐसे आव्यूह की रचना कीजिए जिसकी कोटि, आव्यूह की कोटि दी गई है, आव्यूह की कोटि 2 इंटू 3 है, ये आपकी दी गई है। आव्यूह की कोटि कितनी दी गई है, 2 इंटू 3। अब आप बताओ आव्यूह की कोटि कितनी होती है, M इंटू एन होती है। M का मतलब पंक्ति, पंक्तियों की संख्या कितनी है, 2 है। स्तंभों की संख्या कितनी है, 3। तो हम यहाँ पे इसको किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, लिखेंगे ये इक्वल टू, कितने एलिमेंट लेने हैं आपको, देखिए M कितनी होनी चाहिए, 2, यानी कि ये R1 है तो ये R2 है, 2 पंक्ति हो गया। क्लियर है क्या? अब देखिए 3 स्तंभ होने चाहिए, क्योंकि R1 R2 तो ये हो गया, नहीं समझ में आ रहा तो देखिए ये R1 हो गया, ये R1 है आपके, ये पहला पंक्ति है, दूसरा पंक्ति। स्तंभ कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए। 3 का मतलब ये पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ। तो यानी कि हम इसको लिख सकते हैं C1, इसको लिख सकते हैं C2, इसको लिख सकते हैं C3। तो आप देख सकते हो 2 गुणे 3 का। अब इसको लिखेंगे कैसे, तो यहाँ पे ये 2 इंटू 3 तो रहेगा ही रहेगा हमारा। अब देखिए पहला पंक्ति है, इसको लगाना जरा, देखिए अब इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ थोड़ा सा समझने के लिए। यहाँ पे क्या होगा, A11 होगा, क्योंकि पहले पंक्ति का पहला अपॉन A12। यहाँ पे क्या होगा आपका A21 A2, सॉरी गलत हो रहा है, A12 और A13 हो जाएगा, A21 A22 A23 हो जाएगा। यही आपका रिप्रेजेंटेशन होता है और यही आपका रिप्रेजेंटेशन कहलाएगा यहाँ पे। तो आप लोग जल्दी से इसको नोट कीजिए और इसके बाद हम लोग आपके एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे। एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल नंबर 3 में पुरुष तथा महिलाओं
कर्मियों से संबंधित निम्नलिखित सूचनाएं दी गई है, सूचना दी गई है। क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पे, क्वेश्चन आपको ये याद रखना है, यहाँ पे दो क्वेश्चन है। पहला क्या करा है, उपयुक्त सूचना को 3x2 अवयव में निरूपित कीजिए। 3x2 का मतलब एक कोटि दिया, कितनी पंक्ति होनी चाहिए, 3। आप काउंट कर लो, देखो पहला पंक्ति, दूसरा पंक्ति, तीसरा पंक्ति, पंक्तियों की संख्या 3 है, स्तंभों की संख्या कहेंगे 2 का मतलब स्तंभ है, यहाँ पे 1 2 2 स्तंभ है। तो आपको इसको कैसे निरूपित करना, तो लिखेंगे निम्नलिखित सूचना से, या निम्नलिखित लिख सकते हैं, हल में यहाँ पे लिखेंगे हल, निम्नलिखित सूचना, निम्नलिखित सूचना 3x2 के अवयव का निरूपण। तो A इक्वल टू, देखिए 3 कुछ करना नहीं है आपको, जैसे दिया पहला स्तंभ ये है तो 30 25 27, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 30 25 27, इस प्रकार से लिख दीजिए, अवयव में लिखना है 25 31 26, 25 31 26, तो यही आपका क्या हो जाएगा, 3x2 का हो गया, बस हो तो गया, पहला आंसर हो गया। यानी कि इसमें पहले यहाँ तक बोला है निरूपित कीजिए, फिर कह रहा है तीसरी पंक्ति और दूसरे, तो देखिए तीसरे पंक्ति का मतलब कि A3 और दूसरे स्तंभ, देखिए तीसरे पंक्ति और दूसरे स्तंभ वाली प्रविष्टि का मतलब होता है अवयव के अवयवों की संख्या। तो अवयवों की संख्या क्या प्रकट करती है, तो तीसरी पंक्ति का मतलब देखिए ये आपका पहला पंक्ति है, दूसरा पंक्ति, तीसरा ये पंक्ति हो गया, बिल्कुल सही है, ये R3 है, तीसरी पंक्ति है। अब कह रहे हैं तीसरी पंक्ति का दूसरा अवयव, तो ये पहला अवयव है, ये दूसरा अवयव है, तो दूसरा अवयव क्या है, 26 है, और ये क्या प्रकट करता है, महिला कर्मियों की संख्या को प्रकट करता है। तो क्या लिखेंगे, A3 2 26, जो कि महिला कर्मियों की संख्या को प्रकट करता है, संख्या को प्रकट करता है। बस यही आपका पहले का आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से इसका आंसर नोट कीजिए, फिर हम लोग अगला एग्जाम्पल देखते हैं, जल्दी से नोट कीजिएगा। तो आइए एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 3, मैंने ये दोनों एग्जाम्पल आपको यहीं पे लिख रखा है। पहला एग्जाम्पल कह रहा है यदि किसी, यानी दूसरा एग्जाम्पल है, यदि किसी अवयव में 8 अवयव है, इसका मतलब क्या है, अवयवों की संख्या 8 दी गई है। तो कह रहा है इसकी संभव कोटियां क्या हो सकती है। मैंने आपको सबसे पहले फॉर्मूला में यहाँ पे बता रहा हूँ, देखिए हल कैसे करेंगे इसको। तो हल में लिखेंगे, सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, कोटियां। तो अवयव की कोटियां कितनी होती है, m इंटू एन होती है। m इंटू एन का मतलब कि ये m पंक्ति है, n क्या है, स्तंभ है। अवयव की कोटि m इंटू एन होती है। अब आप क्या करेंगे कि अवयवों की संख्या कितनी है, तो हम यहाँ पे हल में लिखेंगे अवयवों की कुल संख्या बराबर 8। तो 8 के आपको क्या करना है, गुणज निकालना है। 8 का गुणज क्या क्या हो सकता है, तो 8 का गुणज होता है 1 गुने 8 होगा, 8 गुने 1 हो सकता है, 2 गुने 4 होगा, क्योंकि 4 गुने 8, और 4 गुने 2 होगा। और कोई संभव कोटियां हो सकती है क्या, यानी कि गुणज हो सकते हैं क्या इसके। तो आप यानी कि आप एक ना समझ में ना, तो आप इस प्रकार से भी 8 को फैक्टर करिए, 2 से करेंगे तो यानी कि ऐसे होने चाहिए कि ये 4 हो गए, ठीक है, 2 और 4 हो जाएंगे, 2 से अधिक नहीं होने चाहिए, क्यों, क्योंकि m इंटू एन चाहिए हमें, 2 हो गए। और क्या हो सकता है, 8 का फैक्टर, तो आप फिर 8 का फैक्टर 4 से करिए, तो 4 से करेंगे तो ये हो जाएगा, यानी कि 2 ही होने चाहिए, m और n, एक m है तो एक n है, m है तो n है। और क्या हो सकते हैं, तो हम लोग इधर समझते हैं, देखिए 8 का और क्या फैक्टर हो सकता है, तो 1 से भी तो डिवाइड होगा 8, तो 1 से 8 टाइम में जाएगा, तो 1 और 8 हो जाएगा। और क्या हो सकता है, तो 8 का 8 से करेंगे तो 1 8 हो जाएगा, यानी 8 1 हो जाएगा। तो यही संभव है कि जो कि इसके गुणज हो सकते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, अवयव या अवयव 8 के क्रमित युग्म क्या हो सकते हैं, तो 1, 8 हो सकते हैं, 8, 1 हो सकते हैं, 2, 4 हो सकते हैं, 4, 2 ये युग्म है। तो लिखेंगे अतः संभव कोटियां। तो संभव कोटियां आपको इन्हीं को लिख देना है, 1 इंटू 8
क्योंकि फॉर्मूला m क्रॉस n होता है, कॉमा 8 इंटू वन कॉमा 2 इंटू 4 कॉमा 4 इंटू 2। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कितने संभव कोटियां हो सकती हैं, तो 4। कैसे, 1 2 3 4, तो संभव कोटियां कितनी हो सकती है, 4। तो ये दूसरा एग्जाम्पल था आपका। ये एग्जाम्पल आप इस प्रकार से हल करेंगे। तरीका क्या है, आप यहाँ पे मैंने आपको समझा रखा है, आप इसको नोट करना चाहते हैं तो साइड में नोट कर लीजिएगा। ये आपके तरीके हैं, ठीक है। सॉल्व किसी भी क्वेश्चन को अगर करना है तो आप इस प्रकार से। आइए अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। चलिए, एग्जाम्पल नंबर 3 में कह रहा है कि एक ऐसे 3 गुणे 2 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव ये दिए गए हैं। अवयव दिया है तो आपको इसकी रचना करना है। तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल लिखेंगे माना 3 गुणे 2 कोटि के अवयव। तो a बराबर 3 गुणे 2 का लिखना है। देखिए 3 पंक्ति होना चाहिए और 2 स्तंभ, तो यानी कि 1 2 2 स्तंभ ये होगा। तो हम लिखेंगे A11 A12, 2 ही स्तंभ चाहिए। A21 A22, और क्या लिख सकते हैं, A31 A322। आप चेक कर लीजिए पंक्ति कितने हैं, 3 पंक्ति है। तो देखिए पहला पंक्ति, दूसरा पंक्ति, तीसरा पंक्ति, ये 3 पंक्ति हो गए। तो यहाँ पे 3 स्तंभों की संख्या गिनिए, 1 2, 2 स्तंभ है तो 2। अब हमसे सवाल में बोला है कि AIJ अवयव है, इसके दिए गए हैं, तो इनका मान ज्ञात करना है। तो आप यहाँ से हल कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग यहाँ पे। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया है यहाँ पे लिखिए AIJ इक्वल टू दिया है 1/2 मॉड I माइनस का 3J, ये क्वेश्चन। अब हमें इनका मान ज्ञात करना है। तो आप A11 को लिखिए इसके सामने। A11 बराबर क्या हो सकता है, A11 बराबर, ध्यान दीजिएगा आप लोग, दूसरा पेन यूज कर लेते हैं यहाँ पे समझने के लिए। तो 1/2 I का मान देखिए, यहाँ से तुलना कीजिए। I का मान कितना है 1, J का मान कितना है 1, तो यहाँ पर रख दीजिए 1 माइनस 3 इंटू 1। अब आप डायरेक्ट मैं यहाँ पे हल कर दे रहा हूँ, या चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व करा देते हैं पूरा। 1/2 1 माइनस 3, क्योंकि आपको पता है 1 से मल्टीप्लाई तो 3। A11 इक्वल टू 1/2, 1 में से 3 माइनस करेंगे तो माइनस का 2 मॉड में रहेगा। और आपको पता है मॉड में कोई भी अगर वैल्यू है तो वो माइनस है तो प्लस हो जाता है। तो ये 1 इक्वल टू कितना आएगा, 1/2 इंटू 2 आएगा। 2 से 2 कैंसिल, 1 आ गया। तो ये 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अब हमें किसका निकलना है, A12 का। तो ध्यान दीजिएगा A12 कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे A12 इक्वल टू, अब यहीं पर डायरेक्ट आप रखते चलिए 1/2 I का मान कितना है 1 माइनस 3, J का मान कितना है 2, तो 2। अब ये देखिए A12 इक्वल टू आ जाएगा 1/2 और इससे मल्टीप्लाई 1 माइनस 6, 1 में से 6 माइनस करेंगे -5, तो A12 कितना आ जाएगा 5/2, क्योंकि माइनस प्लस हो जाता है। ये हो गया। अब हम किसका निकालेंगे, A21 की वैल्यू निकालेंगे। तो A21 बराबर 1/2, I का मान है 2 और J का मान है 1। आप देख लेंगे यहाँ पे 2 1, यहाँ पे कंपेयर करके चेक करते रहिएगा। इसको सॉल्व कीजिए तो 3 और सॉरी 2 में से 3 माइनस कीजिए तो 1 बचेगा, तो इसका मतलब 1/2 आएगा। A22 करेंगे तो 1/2, I का मान 2, J का मान 2, तो -3 इंटू 2, J के जगह 2 रख देना है। तो ये कितना आ जाएगा 1/2। ये देखिए 2 है और 2 3 जा 6, 2 में से 6 माइनस करेंगे तो 4 आएगा, तो 4 को 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 2 आ जाएगा। तो A22 की वैल्यू 2 आ गई, ये हो जाएगा। चलिए इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं, क्वेश्चन को मैं रफ कर दे रहा हूँ, क्वेश्चन को रफ कर दे रहा हूँ, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। 2 पॉइंट और निकालने हैं, यहीं पे आ जाएगा आपका। A31 है यहाँ पे। तो देखिए I का मान 3, J का मान 3, तो 1/2 ये वाले में ही रखना है। I का मान कितना है 3 और J का मान है 1। तो आप देख सकते हो A31 का मान कितना आ जाएगा 1/2 इंटू 0, क्योंकि 3 माइनस 3 करेंगे तो 0, तो आंसर क्या आएगा 0 आएगा। A32 निकालिए तो 1/2, 3 है I का मान -3 और J का मान है 2, तो ये हो जाएगा A32
तो 3 और ये 2 3 जा 6, 6 में से 3 में से 6 माइनस करेंगे तो माइनस का 3 आएगा, अब मॉड होने के कारण प्लस हो जाएगा तो 3/2 आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा आंसर इसका। लेकिन आपको क्या करना है, इसमें व्यक्त करना है, तो आप नीचे यहाँ पे यही लिखेंगे। a11 की वैल्यू कितनी आई थी आपकी, a11 की वैल्यू 1 आया था तो 1 आएगा। a12 की वैल्यू देखिए, a12 की वैल्यू कितनी आई थी तो 5/2, 5/2। a21 की वैल्यू कितनी है 1/2 है। a22 की वैल्यू कितनी आई है तो a22 की 2 आई है। और a31 की कितनी है 0, और a32 की 3/2। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका एग्जाम्पल 3 थे, एग्जाम्पल तीनों आपके क्या हो गए, यानी कि सॉल्व हो गए। और इसको जल्दी से नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो ठीक है गाइज, तो आज हम लोगों ने इसके कंसेप्ट देखे 3.1 के, और कुछ एग्जाम्पल थे, मैंने उस एग्जाम्पल को सॉल्व कराया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे, व्यू के प्रकार, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए और भी आगे के एक्सरसाइज के लिए। 3.1 3.2 ये सब चीज़ें आप अच्छे से पढ़िएगा ताकि आपको सारणिक यानी डिटर्मिनेंट्स में दिक्कतें ना आए। ओके गाइज, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो। वीडियो कैसी लगी आप जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप इंटीग्रेशन का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिए, वहाँ पे वीडियो डला हुआ है इंटीग्रेशन का, एक एक क्वेश्चन मैंने करा रखा है सॉल्व। और फिजिक्स के भी वीडियो मैंने डाल दिए हैं, फिजिक्स के भी यहाँ पे आपके क्लास चल रही हैं। तो अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय